नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के 48वें लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन रोज के तरीके से और 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज होंगी उनको डिस्कशन करेंगे। और साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सभी चीजों को आप लोगों को बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि ये 10 क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिनको पढ़ के आपको 50 से लेके 60 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। बोले तो एक क्वेश्चन से लगभग 5 से 6 चीजें आपकी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर इसके बीच में आपको कोई थ्योरी भी आ गई, कोई कॉन्सेप्ट आ गया, तो उस कॉन्सेप्ट को भी मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो यहाँ पर ये जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 500 रुपए का पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको लिखना है। वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। ये 2 चीजें हमें आप दे दोगे तो आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। आपका फंडामेंटल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी, क्योंकि फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, तो उस लिए भी ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप चाहते हो तो मात्र 500 रुपए में पूरा एक डिटेल स्टडी आप इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हो। आपको कहीं और दूसरी जगह से कोई नोट्स, कोई बुक, कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द फैमिली ऑफ देसी ग्राम एज पर इट्स बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। इसके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर पूछा जा रहा है कि जो देसी चना होता है इसका फैमिली क्या होती है, पूछा जा रहा है। पोएसी फैमिली होती है या फेबेसी होती है, एस्टेरेसी होती है या फिर ब्रेसिकेसी होती है। इनमें से कौन सी फैमिली है जो कि चने की फैमिली कही जाती है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो फेबेसी फैमिली है, इसी को बोला जाता है चने की फैमिली। देसी ग्राम जो है ये फेबेसी से बिलोंग करता है और फेबेसी को क्या बोलते हैं, लेग्यूम फैमिली भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली। फेबेसी प्लांट्स आर नोन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय रूट नोड्यूल। इनके जो जितने भी दलहनी फसलें होती हैं, इनके रूट नोड्यूल्स में यानी कि जड़ों में एक गांठ होती है। उस गांठ में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। बोले तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। इट इंक्लूड्स अदर पल्सेस लाइक पीज, लेंटिल एंड चिकपी। ये जितने भी होते हैं, जितने भी ये दाल वाली फसलें हैं, सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, केवल और केवल राजमा को छोड़कर। राजमा की जो फसल होती है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, जबकि ये भी लेग्यूम के अंदर ही आता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो अपना ग्राम है देसी चना, इसकी जो फैमिली है उसके अंदर भी एक सब फैमिली है और उस सब फैमिली का नाम है पैपलियोनेसी। ये क्या है, ग्राम का एक सब फैमिली है जो कि फेबेसी कुल में आता है। सपोर्ट सॉइल फर्टिलिटी थ्रू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो इसके अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। यही बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और ये जो राइजोबियम होता है ये एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है। कहने का मतलब कि बैक्टीरिया जड़ों को खाता है और जड़ों को नाइट्रोजन देता है। मतलब तुम कुछ हमें दो, हम तुम्हें कुछ दें। इस तरीके से इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है। जबकि आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि गेहूं में जो होता है एजेटोबैक्टर, वो कैसा होता है, वो नॉन सिम्बायोटिक होता है। बोले तो वो गेहूं से कुछ लेता नहीं है लेकिन फिर भी स्थिरीकरण करता रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द खट्टा टेस्ट इन देसी ग्राम लीव्स एंड पोड्स। देसी जो चना होता है इसके जो पत्तियां होती हैं और जो हरा चना होता है, मतलब जो चना मैच्योरिटी पे आ गया होता है उससे पहले जो हरा होता है, जो फलियां उसकी हरी होती है, उस समय पे अगर आप चना खाओ या चने की पत्ती खाओ तो उसमें एक खट्टापन रहता है। वो किस वजह से होता है, उसके अंदर कौन सा ऐसा एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से वो खट्टापन होता है? ध्यान से समझना, इसमें प्राइमरी एसिड की बात हो रही है।
ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी मैलिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक एसिड या फिर ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो इनमें से कौन सा एसिड होता है जो कि चने में पाया जाता है? तो जो आपका ऑप्शन है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड लगभग 90 से 96% तक पाया जाता है जो देसी चना होता है उसके अंदर। और जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये 4 से 10% तक पाया जाता है, काफी स्मॉल अमाउंट में होता है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है। इसके साथ साथ अबाउट 4 to 10 किलोग्राम ऑफ दीज एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड पर हेक्टेयर। अगर हमको पर हेक्टेयर इससे निकालना हो मैलिक एसिड तो हम 8 से 10 किलोग्राम एसिड निकाल सकते हैं। किसकी मदद से? एक बायो प्रोडक्ट की तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम चने की खेती कर रहे हैं, बायो प्रोडक्ट कहने का मतलब कि हमको चना तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमको इससे मैलिक एसिड भी हम निकाल सकते हैं। मैलिक एसिड इज यूज फॉर फूड इंडस्ट्री फ्लेवर एनहांसर। जो खट्टा चीजें हम लोग खाते हैं उसमें मैलिक एसिड डाला होता है। मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड और साइट्रिक एसिड, ये 3 तरीके की एसिड होती है जो खट्टापन के लिए इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो मैलिक एसिड काफी अच्छा माना जाता है फ्लेवर को इनहांस करने में। एक्सट्रैक्टेड एसिड कैन बी बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्राम कल्टीवेशन। अगर चने की खेती कर रहे हो तो मैलिक एसिड अगर निकाल रहे हो तो एक तरीके का बाई प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। जैसे गेहूं की खेती करते समय हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में भूसा मिल जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको एसिड मिल जाएगा। काफी अच्छा मेथड होता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। वाई इज ए क्लॉडी एंड रफ सीड बेड रिक्वायर फॉर द ग्राम। यानी कि चने की खेती के लिए हमको ढेले वाली और थोड़ी रफ सीड बेड की जरूरत क्यों पड़ती है? ध्यान से समझना। जितने भी क्रॉप्स होती हैं उनमें हम ये बोलते हैं कि जो खेत है हमारा उसका मिट्टी जो है पल्वराइज होनी चाहिए, काफी ज्यादा भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भुरभुरी मिट्टी रहती है तो सीड बेड अच्छा बन पाता है। लेकिन चने के केस में ऐसा नहीं है। एक कहावत कही जाती है, बाजे घना और ऐसे चना करके कुछ है, अब वो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। उसमें कहा जाता है कि अगर आपका खेत इस तरीके से है कि उसमें बड़े बड़े ढेले हैं, ढेले समझते हो जिसको क्लॉड बोलते हैं, बड़े बड़े क्लॉड हैं और थोड़ा सा रफ है, कहने का मतलब उसमें अगर आपको दौड़ने को कह दिया जाए तो आप दौड़ नहीं पाओगे क्योंकि उसमें ढेले बड़े बड़े से हैं। तो इस तरीके की जो मिट्टी होती है वो चने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? अपना क्वेश्चन यही है। टू रिड्यूस मॉइस्चर, मॉइस्चर को कम करने के लिए। टू प्रोवाइड एरेशन, एरेशन मतलब हवा का आदान प्रदान के लिए। टू कंट्रोल वीड, खरपतवार के रोकथाम के लिए। या फिर टू इम्प्रूव ड्रेनेज, की ड्रेनेज को रोकने के लिए, अच्छा सॉरी, ड्रेनेज फैसिलिटी यानी कि जल निकास की व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, टू प्रोवाइड एरेशन। जब बड़े बड़े क्लॉड होते हैं, ऐसे बड़े बड़े जब ढेले होंगे और इसी ढेले के बीच में मान लो यहाँ पर आपका चना है, तो क्या होगा? हवा यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से हवा आ जाएगी, यहाँ से हवा आ जाएगी, तो इसको प्रॉपर हवा मिलता रहेगा तो ये अच्छे से ग्रो हो पाएगा। और अगर पर्बलाइज सॉइल हो जाएगी तो इसी में जाके दब जाता है, क्योंकि चने को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस वजह से थोड़ा सा क्लॉडी इसका जो मिट्टी होती है उसको रखना चाहिए सीड बेड। देसी ग्राम सीड आर हाईली सेंसिटिव फॉर सॉइल एरेशन। सॉइल एरेशन के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर इसको सीड को इसके अगर हवा नहीं मिला तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। एक क्लॉडी एंड रफ सीड बेड इंश्योर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन, एक अच्छा एयर सर्कुलेशन इसके अंदर होता रहता है। गुड एयर सर्कुलेशन, गुड एयरेशन प्रमोट हेल्दी जर्मिनेशन एंड रूट ग्रोथ। इसकी रूट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। और इसके रूट में जो राइजोबियम होता है उसको भी क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए और इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेके वो जड़ों में डालता है, तो इस वजह से प्रॉपर एयरेशन की जरूरत तब भी पड़ती है। प्रिवेंट सफोकेशन ऑफ सीड, सीड सफोकेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं है, रफ सॉइल नहीं है, सॉरी बहुत कॉम्पैक्ट सॉइल नहीं है, बहुत भुरभुरी सॉइल नहीं है। जो मिट्टी है वो थोड़ी सी कैसी है? क्लॉडी है, थोड़ी सी ढेले नुमा है। इस वजह से प्रॉपर सीड को वायु मिलती रहेगी तो सफोकेशन नहीं होगा, मतलब सांस नहीं फूलेगा। जो अपना बीज है, जो चने का बीज है। इसेंशियल फॉर ग्राम स्टेप रूट सिस्टम। एक चीज और यहाँ पर क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि जो ग्राम होता है, बोलो तो चना है, चने के अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। बोले तो एक मेन जड़ होती है और उसमें से फिर ऐसे जड़ें निकली रहती हैं। जबकि आप उसमें देखोगे, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो आपका गेहूं, गन्ना, धान, इनकी ये सब होता है, इनकी जड़ें ऐसे निकली रहती, ठीक।
इनको अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। यहाँ पर, यहाँ से ऐसे ऊपर को स्टेम निकला होता है, टिलरिंग, ढेर सारे टिलर निकले होते हैं, और यहाँ ऐसे ढेर सारी जड़ें निकली होती हैं। लेकिन चने में ऐसा नहीं होता है। ऊपर एक तना गया रहता है और नीचे एक जड़ गई रहती है। फिर इसी जड़ में से फिर ढेर सारी जड़ निकली रहती है। एक ही जगह से ढेर सारी जड़ नहीं निकलती। यहाँ पर एक जगह से एक ये मेन जड़ होगी, इसके बाद एक जड़ यहाँ से, फिर इसके अगल बगल से ऐसे तमाम जड़ें निकलेंगी, लेकिन मेन जड़ एक होती है। इसमें पता चल पाता है कि ये मेन जड़ है। तो इस तरीके का जो रूट सिस्टम होता है उसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। तो चने के अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। आगे बात करते हैं, एट विच ग्रोथ स्टेज ऑफ देसी ग्राम हाईली ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं? जब ठंड की वजह से जब पत्तियों पर बर्फ की पतली सी चादर हो जाती है। ध्यान से समझना, पतली सी चादर का मतलब ये नहीं है कि बर्फ जैसे जम्मू कश्मीर में बर्फ की चादर से ढक जाए, ऐसा नहीं। पत्तियों के ऊपर बहुत बहुत पतली सी एक बर्फ की पतली सी चादर पड़ जाती है। जैसे आप हाथ लगाओगे तो वो लगेगा कि जैसे यहाँ पर किसी ने पाउडर छिड़क दिया है ये, लेकिन जैसे आपका हाथ लगेगा, जैसे वहां का पानी तुरंत है जो पिघल जाएगा। तो जो फ्रॉस्ट की कंडीशन आती है, तो पत्तियों के ऊपर जो ओस होती है वो थोड़ी सी जमने लगती है, और इसके साथ साथ जो पत्तियों के अंदर का पानी है ये भी जमने लगता है। और पानी जब बर्फ बनता है, तो बर्फ बनने पर पानी का डेंसिटी पानी का जो घनत्व है वो घटता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, तो पानी फैलने लगता है, कहने का मतलब। तो जब पानी फैलता है तो पत्तियों की कोशिकाओं को तोड़ देता है, तो पत्तियां सूखने लगती हैं, चने के लिए नुकसानदेह होता है, कहने का मतलब ये। तो जो देसी चना होता है या कोई भी चना है, वो फ्रॉस्ट के प्रति काफी ज्यादा ससेप्टेबल होता है। और ये होता क्यों है? कौन से स्टेज सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है? जर्मिनेशन वाली स्टेज, या वेजिटेटिव ग्रोथ वाली, या फ्लावरिंग वाली, या फिर पॉड फॉर्मेशन वाली? इनमें से कौन सी ग्रोथ काफी ज्यादा ससेप्टेबल होती है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्लावरिंग। क्योंकि आप ध्यान से देखो, तो जब फ्लावरिंग का टाइम होता है चने में, तो उसी समय टेम्परेचर काफी ज्यादा लो चला गया रहता है, पीक ठंडी पड़ती है, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा होता है। अब क्योंकि कोहरा पड़ रहा है और बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, तो इस वजह से फ्रॉस्ट वाली कंडीशन तभी आती है फ्लावरिंग के टाइम पर। बात करते हैं फ्रॉस्ट ड्यूरिंग फ्लावरिंग कैन सीवियर डैमेज देसी ग्राम। लो टेम्परेचर डिस्टर्ब पॉलिनेशन एंड फ्लावर डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा घट जाता है। और अगर फ्लावर डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तो पॉलिनेशन भी सही से नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। लीड टू फ्लावर ड्रॉप एंड रिड्यूस पॉड सेटिंग। तो इनका फ्लावर जो होता है वो ड्रॉप होने लगता है, और फ्लावर जब गिर जाएगा तो पॉड भी नहीं बनेगा। बोले तो जो चने की फलियां बनती हैं वो फलियां भी नहीं बन पाएंगी। कॉमन इशू इन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि विंटर के महीने में नॉर्थ इंडिया में जो दिल्ली के आसपास है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इसके आसपास जो दिल्ली से सटे हुए नॉर्थ इंडिया वाले जो पार्ट्स हैं, वहां पर थोड़ी सी दिल्ली के नॉर्थ की बात हो रही है, यहाँ पर ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठंडी में बहुत ठंडी होने लगती है, और इसी वजह से फ्रॉस्ट वाली कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटेक्टिव मेजर लाइक मल्चिंग कैन मिटिगेट फ्रॉस्ट डैमेज। अगर हम मल्चिंग कर देंगे तो उससे थोड़ा सा जो फ्रॉस्ट की कंडीशन है उससे हम अपने फसलों को बचा सकते हैं। Which देसी ग्राम वेराइटी इज मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट फॉर रेनफेड कंडीशन। देसी ग्राम की ऐसी कौन सी वेराइटी है जो रेनफेड कंडीशन में, अगर हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम कौन सी वेराइटी का चना ग्रो कर सकते हैं? अवरोधी, पूसा 256, सी 235, या फिर गौरव। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूसा 256 जो वेराइटी है, जिसको हम बीजी पूसा 56 और बीजी 256। ठीक, ये जो दोनों वेराइटीज है, ये दोनों वेराइटी कैसी है? ये रेनफेड एरिया में ज्यादातर ग्रो करी जाती है। कहने का मतलब अगर हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है तो इसको हम ग्रो कर सकते हैं। नोन फॉर इट्स एडाप्टेबिलिटी ऑफ लो मॉइस्चर कंडीशन, क्योंकि रेनफेड है तो लो मॉइस्चर कंडीशन में ही रहेगा, क्योंकि पानी की ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। हाई यील्डिंग अंडर लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर कम रहेगा तभी हाई यील्ड ये दे सकती है। पॉपुलर एमंग फार्मर इन सेमी एरिड रीजन, जो सेमी एरिड रीजन है, जहां पर पानी की व्यवस्था ज्यादा नहीं है, वहां पर ये अच्छे से ग्रो करी जा सकती है। डेवलप्ड बाई आईसीआर, पूसा नाम जिस भी वेराइटी के आगे लगा होता है वो सभी आईसीएआर के द्वारा डेवलप करी जाती हैं, तो इसको भी आईसीआर के द्वारा डेवलप किया गया है। रेनफेड एग्रीकल्चर में ये ज्यादातर यूज किया जाता है। Which देसी ग्राम वेराइटी इज टॉलरेंट टू
अकोचिया ब्लाइट, अकोचिया ब्लाइट एक ग्राम में लगता है, बोले तो चने में लगने वाली एक बीमारी है। अकोचिया ब्लाइट में होता क्या है, ये सभी चीजें मैंने ग्राम जो पढ़ाया है लेक्चर में, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी वेराइटी अकोचिया ब्लाइट के प्रति टॉलरेंट होती है। ऑप्शन ए अवरोधी, ऑप्शन बी पूसा 256, ऑप्शन सी 235 या ऑप्शन डी RS10। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 235। जो C235 है ये वाइडली अडॉप्ट करी गई है ड्राई लैंड ड्यू टू ब्लाइट टॉलरेंट। ये ब्लाइट के प्रति टॉलरेंट होती है, तो ड्राई लैंड में इसको हम अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। अकोचिया ब्लाइट जो है एक तरीके की फंगल डिजीज है जो कि ग्राम को अफेक्ट करती है। तो कई कई बार पूछा जाता है कि अकोचिया ब्लाइट कैसी डिजीज है, तो ये फंगल डिजीज है। कहने का मतलब ये है कि ये फफूंद की वजह से फैलता है। काजेस डार्क स्पॉट ऑन द लीफ, स्टेम एंड पॉड। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं चने की, उसमें ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के ऐसे धब्बे बन जाते हैं। और जब सीवियर कंडीशन में होता है तो पॉड जो होते हैं चने का, उसके ऊपर भी ब्लैक कलर का धब्बा बन जाता है। और ये जो धब्बा होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ संकीर्ण होता है, थोड़ा अंदर की तरफ को ये दबा हुआ होता है। तो इसी को बोलते हैं अकोचिया ब्लाइट। C235 जो वेराइटी है ये अच्छी यील्ड देती है अगर कहीं ऐसा कोई ब्लाइट प्रोन एरिया है। बोले तो ऐसा कोई एरिया है जहां पर संभावना है कि अकोचिया ब्लाइट लग सकता है, तो उस एरिया में हमको C235 जो वेराइटी है उसको ग्रो करनी चाहिए। रेजिस्टेंस जो होता है वो रिड्यूस कर देता है कि फंगीसाइड के एप्लीकेशन के, क्योंकि ये फंगल डिजीज है तो इसको रोकने के लिए फंगीसाइड डालेंगे। और अगर हमने C235 लगा लिया है अपने खेत में, इसकी वैरायटी ग्रो कर रहे हैं, तो हमको ये दवाई नहीं डालनी पड़ेगी, तो हमारा इसकी जो जरूरत है फंगीसाइड की वो भी घट जाएगा। Which देसी ग्राम वेराइटी इज सुटेबल फॉर अजमेर एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कोटा और राजस्थान में देसी ग्राम की कौन सी वेराइटी ज्यादा ग्रो करी जाती है। अवरोधी, गौरव, RS10 या ICC2। इनमें से कौन सी वेराइटी जो है वो अजमेर और कोटा राजस्थान में ग्रो करी जाती है। तो आपका जो ऑप्शन है RS10, RS10 जो है ये कोटा और राजस्थान रीजन में ज्यादातर ग्रो करी जाती है। ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है और अजमेर और कोटा में इसको अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। सुटेबल फॉर राजस्थान एरिड क्लाइमेट एंड रो रेनफॉल। क्योंकि राजस्थान का जो रीजन होता है वो थोड़ा एरिड क्लाइमेट होता है और यहाँ पानी की व्यवस्था थोड़ी कम होती है, इस वजह से वहां पर इसको अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। इंश्योर स्टेबल यील्ड अंडर वाटर स्केयर कंडीशन, यानी कि पानी की कमी है तो इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कुछ स्पेसिफिक जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उसी के लिए स्पेशली इसको डेवलप करा गया है RS10। पॉपुलर एमंग लोकल फार्मर ऑफ इट्स रेजिलेंस, इसकी रेजिलेंस की वजह से ये वहां के जो लोकल फार्मर है वहां पर ये काफी ज्यादा फेमस मानी जाती है। व्हाट इज द टेस्ट वेट ऑफ पूसा 209 वेराइटी ऑफ देसी ग्राम। पूसा 209 जो वेराइटी है देसी ग्राम की, इसका टेस्ट वेट पूछा जा रहा है। टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 जो सीड होते हैं इनका जो वेट होता है उसी को हम टेस्ट वेट कहते हैं। 100 ग्राम होता है या 135 ग्राम होता है या 200 ग्राम होता है या फिर 250 ग्राम होता है। पूसा 209 का टेस्ट वेट कितना होता है। तो पूसा 209 का जो टेस्ट वेट होता है वो 135 ग्राम होता है। बोले तो अगर हम 1000 सीड ले लें और ये सीड बिल्कुल स्वस्थ कंडीशन में है तो इसका वजन लगभग 135 ग्राम के आसपास आएगा। 100 सीड नहीं, 1000 सीड, 1000 सीड में 135 ग्राम का वजन मिल जाता है। पूसा 209 हैज द टेस्ट वेट ऑफ 135 ग्राम पर 100 ग्राम सीड, इंडिकेट्स मीडियम साइज सीड सुटेबल फॉर सोइंग। अगर इतना है 135 ग्राम तो बोला तो अच्छा है। ध्यान से समझना, जो टेस्ट वेट होता है इसका मेन पर्पज यही होता है कि हमको पता चल पाए कि सीड अच्छा है कि नहीं है। 1000 सीड काउंट कर लो और उसका वजन कर लो। अगर वो स्टैंडर्ड से कम आ रहा, जैसे 135 ग्राम वजन से अगर कम आएगा तो बोले तो सीड अच्छा नहीं है। मान लो 120 आ गया तो ये सीड अच्छा नहीं है, ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। और अगर 135 से ज्यादा चला गया तो बोले तो अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीड बढ़िया है, अच्छे से ग्रो हुआ है तो ये काम चल जाएगा। टेस्ट वेट रिफ्लेक्ट सीड क्वालिटी एंड विगर। सीड क्वालिटी कैसी है टेस्ट वेट से पता चल जाता है। टेस्ट वेट से अगर स्टैंडर्ड से कम है तो सीड क्वालिटी खराब है, स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो बोले तो सीड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इम्पोर्टेंट फॉर
डिटरमाइनिंग सीड रेट इन प्लांटिंग, प्लांटिंग करने में सीड रेट को डिटरमाइन करने में काम आता है। जैसे अगर 120 सीड 1000 सीड का वजन केवल 120 ग्राम आ रहा है, तो जहां हमको 80 किलो डालना है वहां 60 किलोग्राम में ही काम चल जाएगा, अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर 120 किलोग्राम आ रहा है तो इसका मतलब ये सीड जो है इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं है। तो थोड़ा सा हमको सीड रेट भी तय करने में मदद मिलती है टेस्ट वेट से। पूसा 209 इज ए हाई यील्डिंग वेराइटी फॉर स्पेसिफिक रीजन, कुछ स्पेसिफिक रीजन में पूसा 209 जो है वो बहुत अच्छे ग्रो करी जाती है। Which variety ऑफ देसी ग्राम इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी, कौन सी वेराइटी शॉर्ट ड्यूरेशन है जो जल्दी पक जाती है? C235, RS 111, ICC2, ICCC2, पूसा 209। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है? शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी कौन सी है इनमें से? तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ICCC2, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ICCC इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ऑफ देसी ग्राम, देसी ग्राम की शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है, मैच्योर जल्दी हो जाती है, सुटेबल फॉर लेट सोइंग कंडीशन, अगर हमको लेट सोइंग करनी है तो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ध्यान से समझना, जब भी हमें लेट सोइंग करनी होती है तो हम कौन सी वैरायटी डालते हैं? जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटी होती है, ठीक, कि जल्दी तैयार हो जाए, जिससे जो अगली फसल हम लेंगे खरीफ सीजन वाली फसल वो हमारी लेट ना हो जाए। रिड्यूस क्रॉप साइकिल अलोइंग मल्टीपल क्रॉपिंग, हम ढेर सारी क्रॉपिंग कर सकते हैं, कम से कम 2 क्रॉपिंग तो एक साल में कर ही सकते हैं अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लेंगे। आइडियल फॉर रीजन विथ ए शॉर्टर ग्रोइंग सीजन, जहां पर शॉर्टर ग्रोइंग रीजन होता है वहां पर इसको अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। हेल्प फार्मर मैनेज टाइम सेंसिटिव एग्रीकल्चर साइकिल, कोई अगर ऐसी क्रॉप है जिसको थोड़ा सा टाइम सेंसिटिव है, कहने का मतलब जो हम खरीफ सीजन की क्रॉप लगा रहे हैं वो थोड़ी सी टाइम सेंसिटिव है, अगर उसको हमने लेट कर दिया तो हो सकता है उसमें बीमारी लग जाए या उसका प्रोडक्शन घट जाए। तो उस कंडीशन में हमको रबी के सीजन में ये वाली चना लगा लेना चाहिए, और क्योंकि ये जल्दी पक जाएगा तो अगली वाली फसल हमारी सुरक्षित हो जाएगी, जल्दी से उसको हम ग्रो कर पाएंगे। कुछ देसी ग्राम वेराइटी कीप ग्रेन कलर इन ग्रीन, मतलब पकने के बाद भी इसका जो कलर होता है वो ग्रेन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। बाकी अधिकतर जो चना होता है उनका कलर ब्राउन ही रहता है, ब्राउन या फिर ब्लैक कहते हैं, तो ये ब्राउन कलर रहता है पकने के बाद। लेकिन कुछ वेराइटी ऐसी हैं जिनका कलर हमेशा ग्रीन ही रहता है। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सी वेराइटी का कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। अपूर्वा 2006 में इसको डेवलप किया गया था। अपूर्वा इसका नाम है, तो उसको समझ लेना अपूर्णा है, नहीं तो आप ये इसको देख लो कि 2006, ये वैरायटी नहीं है, 2006 में इसको डेवलप करा गया। पूसा 200, टाइप 2 और RS 11, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन जो है अपर्णा है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है। ये क्या है? APARNA, क्या है? APARNA, अपर्णा वेराइटी है, ये अपूर्वा हो गया है यहाँ गलती से। तो अपर्णा जो है ये 2006 में डेवलप करी गई थी, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक। ग्रीन ग्रेन आर प्रेफर फॉर द स्पेसिफिक culinary यूजेस, इसको culinary यूजेस के लिए किया जाता है, यानी कि कुछ अगर हम विशिष्ट पाक बनवाते हैं, कुछ विशिष्ट रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें यूज करते हैं। एड एस्थेटिक वैल्यू टू ग्रीन डिशेस, जो कुछ ग्रीन ग्रीन डिशेज होती हैं बोले तो, जैसे सैलड खा रहे हैं हम जिसको सलाद कहते हैं अगर वो खा रहे हैं या कुछ ग्रीन टाइप की चीजें हैं तो उसमें थोड़ा सा इसको एस्थेटिक वैल्यू सजाने के लिए हम इसको थोड़ा सा डाल देते हैं। इसको क्या करेंगे, हरा चना होता है, इसको लेके आओ, भिगो दो रात भर, सुबह फूल जाएगा और इसको डाल दो, तो थोड़ा सा सजावटी भी टाइप का लग जाता है, बढ़िया, फिर आराम से खा लो। डेवलप्ड किया जाता है इसको कहाँ पर? ये राजस्थान के लिए डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ मेंटेन कलर इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग, इसका जो कलर होता है वो हार्वेस्टिंग के बाद भी ग्रीन ही रहता है। तो ये अपर्णा जो वेराइटी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल आप लोगों को भूलना नहीं है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच बढ़ाइए। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।